बच्चों आज हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के नए टॉपिक के बारे में, जहां हम रेडियो एक्टिविटीज़ लॉस और न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बात होगी न्यूक्लियस की। तो बच्चों एटम के अंदर न्यूक्लियस एक ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर देखिए, ये जो प्लस साइन वाले हैं ये प्रोटॉन है और इनके ऊपर प्लस ई चार्ज है, और ये जो बिना साइन के चार्ज दिख रहे हैं पार्टिकल वो न्यूट्रॉन है जिनके ऊपर न्यूट्रल चार्ज है। तो ये जो इसको जो बना रहा है, ठीक है, वही न्यूक्लियस होता है। बच्चों न्यूट्रॉन का जो मास होता है 1.674 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है, और उसी जगह पर जैसे मास ऑफ प्रोटॉन देखेंगे तो वो कितना होता है 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। बच्चों जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर हो सकता है। और बच्चों जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एनपी यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एनएन। तो इन दोनों का सम करेंगे तो एटॉमिक मास नंबर होता है। बच्चों हम बात करेंगे न्यूक्लियस के रेडियस की। तो बच्चों किसी भी रेडियस का न्यूक्लियस होता है R0 इंटू ए की पावर 1/3, जहाँ पर R0 एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। और बच्चों ए यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर है उस एटम का। तो बच्चों हमने इतनी बातें देख ली। अब बच्चों हम आगे देखते हैं। बच्चों अगली बात आती है इस न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या होगी। तो बच्चों देखो, मान लेते हैं यहाँ पर ये मान लेते हैं न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, प्रोटॉन प्रेजेंट है। जैसा कि बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इनका मास जो होता है लगभग बच्चों जो होता है सेम ही होता है। तो मान लेते हैं किसी एक प्रोटॉन या किसी एक न्यूट्रॉन का मास लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं भैया ये जो है m0 है। तो बच्चों ये क्या होगा न्यूक्लियस a इंटू m0 अपॉन 4π/3 इंटू r3। बच्चों 4π/3 r3 किस लिए है? क्योंकि बच्चों ये तो किसी भी स्फीयर का जो है आप क्या कह सकते हैं, किसी भी स्फीयर वॉल्यूम होता है। और a इंटू m नॉट हमने क्यों किया? क्योंकि m0 तो हमने बताया आपको क्या है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए क्या होगा कि जब हम इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमने r की वैल्यू आपको बताई थी अभी R0 इंटू ए की पावर 1/3, तो हमने इस इक्वेशन में जो है यहाँ पर पुट किया और सब कट पिट कर कितना आ गया 3 इंटू m0 अपॉन 4πr0 क्यूब, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि देख सकते हैं ये सब कांस्टेंट है, तो जब सबको हम वैल्यू पुट कर करके निकालेंगे तो बच्चों याद करने की चीज़ है, न्यूक्लियस की डेंसिटी आती है वो है 2.3 इंटू 10⁻17 kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे मास डिफेक्ट। बच्चों इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड मास एंड एक्चुअल मास। बच्चों ये एक डिफरेंस होता है किसके बीच का, एक मास जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हाँ यही मास होगा, और दूसरा जो एक्चुअल मास होता है, ठीक है बच्चों, किसी भी न्यूक्लियस के लिए। तो बच्चों एम एक्सपेक्टेड माइनस एम एक्चुअल, जहाँ पर क्या होगा बच्चों मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। न्यूक्लियॉन्स बच्चों क्या होता है, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दोनों, और न्यूक्लियस तो आपको पता है। तो बच्चों मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, जेड इंटू एम पी। जेड यहाँ पर क्या बच्चों एटॉमिक नंबर, एम पी क्या है मास ऑफ प्रोटॉन, ए क्या है एटॉमिक नंबर, जेड तो बताया, और एम एन क्या है बच्चों, ये है हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और बच्चों माइनस हमने एम नॉट किया, एम क्या है, एम नॉट क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चों जब आप इतना करेंगे तो आपको मास डिफेक्ट मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इतनी बातें देखी, अब चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी दैट मस्ट बी एडिड टू सेपरेट द न्यूक्लियस। कहने का मतलब बच्चों ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो भी ऐड करनी पड़ती है न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए, ठीक है बच्चों। ये आपको ऐड करना ही पड़ेगा किसी भी एटम के अंदर ताकि जो है न्यूक्लियस को सेपरेट किया जा सके। बच्चों बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम बच्चों मास डिफेक्ट है, और बच्चों अगर डेल्टा एम अगर जो है एक एम यू ले लिया आपने तो बच्चों इसकी वैल्यू क्या होती है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। अगर इसको पुट करेंगे तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू आती है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस कैसे पता करेंगे, मोर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, किसी पर न्यूक्लियन के लिए जितनी ही बाइंडिंग एनर्जी आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो न्यूक्लियस स्टेबल होता जाएगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है किसी भी न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, उसके कंस्टिट्यूएंट्स या फिर न्यूक्लियंस के, ठीक है बच्चों। बच्चों ये ग्राफ आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमारा जो है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, और यहाँ पर बच्चों मैक्सिमम वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की, और बच्चों ये आयरन के लिए है। तो इस ग्राफ को समझ देख लें बच्चों। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि क्या है।
बच्चों अगला टॉपिक है अल्फ़ा डीके। मान लेते हैं हमारा अल्फ़ा पार्टिकल जो है डीके कर रहा, तो मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक लार्ज स्टेबल न्यूक्लियस है, एक्स मान लिया। तो बच्चों जब हम उसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो स्मॉल एक छोटे से स्टेबल न्यूक्लियस में टूट जाएगा। और बच्चों हीलियम पार्टिकल, अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो होता है अल्फ़ा पार्टिकल के बराबर होता है, तो इसको अल्फ़ा पार्टिकल भी बोल सकते हैं। तो अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा और आपकी क्यू वैल्यू निकलेगी जो कि एनर्जी रिलीज कह सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब आप ऐसा करेंगे तो जो एटॉमिक नंबर होती है वो 2 नंबर डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो डिक्रीजेज बाई 4, यानी कि 4 नंबर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है बच्चों। और अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा ही और आपकी क्यू वैल्यू निकलेगी, जैसे यहाँ देखिए हमने लिखा है जेड डिक्रीजेज बाई 2, ए डिक्रीजेज बाई 4। बच्चों क्यू वैल्यू जो हमारी एनर्जी की वैल्यू होती है जो रिलीज हुई यहाँ पर, वो होती है एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम अल्फ़ा इंटू सी स्क्वायर। एम एक्स तो आपको बचा है बच्चों, ये हमारे जो है एक्स वाले न्यूक्लियस के लिए है, और वाई हमारा जो है ये जो एम वाई है ये वाई न्यूक्लियस के लिए है, और एम अल्फ़ा तो आप जानते हैं ये हमारे अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि हीलियम के लिए है, ठीक है बच्चों। और बच्चों अगर इन दोनों को आप जो है हमारे अल्फ़ा और वाई, इन दोनों पार्टिकल को अगर आप जो है सेपरेट करना चाहेंगे तो एक फार्मूला निकलता है क्यू इक्वल टू के अल्फ़ा प्लस के वाई। और यहाँ पर बच्चों के अल्फ़ा जो होता है इसकी वैल्यू ए माइनस 4 अपॉन ए यहाँ पर जो हमारा बच्चों क्या है, यहाँ पर हमारा एटॉमिक मास नंबर है इंटू क्यू। और बच्चों के वाई की वैल्यू हो जाती है 4 अपॉन ए इंटू क्यू। तो बच्चों ये जो है ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है बीटा डी के। तो बच्चों बीटा डी के 2 टाइप का होता है, एक होता है बीटा माइनस डी के, एक होता है बीटा पॉजिटिव डी के, ठीक है बच्चों। अगर माइनस डी के वाला बीटा है तो वहाँ जो है हमारा एटॉमिक नंबर यानी जो जेड होगा वो बच्चों एक नंबर इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीजेज बाई 1। और अगर प्लस बीटा पॉजिटिव है तो वहाँ पर जेड हमारा डिक्रीजेज बाई 1 होगा। और एटॉमिक मास नंबर यानी ए, सॉरी बच्चों ए यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ एटॉमिक मास नंबर ये हमारा सेम होता है। बच्चों माइनस बीटा डी के आप जब कराते हैं तो आपका यहाँ पर जो भी न्यूक्लियस है, ठीक है, मान लेते हैं कुछ उसका एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर है और कुछ उसका एटॉमिक नंबर है, तो बच्चों वो क्या होगा, बच्चों ये एक न्यूक्लियस में टूटेगा जहाँ पर जेड हमारा इंक्रीज बाई 1 होगा, और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक एंटी न्यूट्रोनो निकलेगा, और एक क्यू वैल्यू एनर्जी रिलीज होगी। और बच्चों ये याद रखें, ऐसा ही आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, कि न्यूक्लियस से, तो बच्चों यहाँ क्या हुआ था, न्यूट्रॉन हमारा ब्रेक हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में, और वहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो होता ही है। तो बच्चों इतनी बातें हुई। अब मान लीजिए बीटा प्लस डी के हो रहा है, तो बच्चों वहाँ पर क्या होगा, बीटा प्लस डी के मान लेते हैं कोई है यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है बच्चों। तो बच्चों वहाँ पर क्या होगा, जैसा हमने बताया बीटा प्लस डी के में क्या होता है, बीटा प्लस डी के में हमारा जो है एक वैल्यू डिक्रीज़ होती है। बच्चों हमसे यहाँ एक छोटी सी गलती हुई, यहाँ पर जो हमने बीटा माइनस डी के देखा है, ठीक है बच्चों, बीटा माइनस डी के, हाँ बच्चों ये सही प्लस होगा, लेकिन हमारा बीटा प्लस डी के यहाँ पर हम प्लस लगाया, ये हमने गलत कर दिया, यहाँ माइनस में जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जेड -1 होगा और एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, एक न्यूट्रिनो निकलेगा, न्यूट्रिनो जो कि ये साइन है, और क्यू वैल्यू तो है ही। और बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन जो है टूटता है एक न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन में, ठीक है बच्चों, और ये हमारा न्यूट्रिनो होता है। तो बच्चों ये बातें हुई हमारी बीटा डीके की। अब हम देखते हैं गामा डीके। बच्चों गामा डीके में क्या होता है, मान लेते हैं हमारा कोई एक एक्साइटेड न्यूक्लियस है, तो बच्चों वो कुछ सिंपल सी बात होती है, वो एक दूसरे न्यूक्लियस में ब्रेक होगा और एक गामा फोटॉन रिलीज हो जाएगा। एटॉमिक नंबर और हमारे वो एटॉमिक मास नंबर और जो हमारा एटॉमिक नंबर होता है ये सेम रह जाते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों आज हम बात करेंगे अब डीके लॉ की। तो बच्चों मान लेते हैं कि हमारा जो है एक सैंपल लिया हमने, उसमें हमने कुछ जो है एन नॉट न्यूक्लियस है, टाइम हमारा 0 सेकेंड पे, और बच्चों टाइम इक्वल टू जब हमने टी लिया तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस बचे वो हमारे एन हो गए। और बच्चों टाइम इक्वल टू टी प्लस डी टी पर हमारा कितना हुआ, वही नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस कितने हो गए, एन प्लस डी एन यहाँ पर निगेटिव लेंगे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या होगा, डी टी टाइम में नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई डिकेड कितने हैं, माइनस डी एन। तो बच्चों 1 सेकंड में जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई डिकेड होंगे वो कितने होंगे, माइनस डी एन अपॉन डी टी। इसी को बच्चों हम रेट ऑफ डीके बोलते हैं और इसी को हम एक्टिविटी ऑफ सैंपल बोलते हैं। अब बच्चों डी को हम इसी से निकालेंगे, इसी से, तो माइनस डी एन अपॉन डी टी बच्चों डी के लॉ के अकॉर्डिंग एन के जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और बच्चों हमने आपको एन बताया है हर चीज़। तो बच्चों जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी ऑफ कांस्टेंट को हटाएंगे तो माइनस डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू लेमडा एन आ जाएगा, लेमडा यहाँ पर डी के कॉन्स्टेंट। और बच्चों हमने ट्रांसफ़र किया इधर से उधर और इंटीग्रेट किया तो वैल्यू क्या आई, डी एन अपॉन एन, लिमिट रखी एन नॉट से एन इक्वल टू माइनस लेमडा डी टी, लिमिट रखी 0 सी टी। तो बच्चों 0 सेकंड पर जो हमारा न्यूक्लियाई था वो एन नॉट था, टी टाइम पर हमारा न्यूक्लियाई एन हो गया था, तो इसलिए ऐसा किया है। और जो ओवरऑल फार्मूला निकल का आता है डी के कॉन्स्टेंट का वो होता है एन इक्वल टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी।
अब बच्चों को ज़रूरी ग्राफ देख लेते हैं बच्चों। एन और टी, ठीक है, न्यूक्लियस और टाइम का जो एक ग्राफ होता है ये इन्वर्सली होता है। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है बच्चों। और मान लेते हैं कि ये n0/2 पर हमने जो हमारा हाफ लाइफ आता है, ठीक है बच्चों, इतने नंबर ऑफ न्यूक्लियस ब्रेक हुए। और ये जो होता है n0/4 पे कितना हो गया, 2t1/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है, जाहिर सी बात है। तो बच्चों जो हाफ लाइफ की बात करेंगे तो हाफ लाइफ की वैल्यू होती है log2/λ। और बच्चों अगर इस हाफ लाइफ पर आप नंबर ऑफ़ न्यूक्लियस ब्रेक जितने हुए निकालेंगे तो वहाँ पर n की जगह आप, जैसे यहाँ पर n है तो यहाँ n0/2 पुट कर दीजिए और इक्वल टू n0 इंटू e⁻⁻λt। तो ये जो हाफ लाइफ इससे भी निकाल सकते हैं, और रियल फार्मूला तो आप जानते ही हैं, n इक्वल टू n0 इंटू e⁻⁻λt। और बच्चों हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट आफ्टर n हाफ टाइम्स, मान लेते हैं n हाफ टाइम्स आए, तो n हाफ टाइम्स में जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट होगा वो n0 इंटू 1/2 टू दी पावर स्मॉल n, जहाँ पर ये है n, ठीक है। और बच्चों दूसरा ग्राफ होता है हमारा एक्टिविटी, ठीक है बच्चों, सैम्पल स्पेस, हमने जो एक्टिविटी लिया था ए, तो बच्चों इसका भी ग्राफ होता है ए वर्सेस टी ग्राफ। ये भी बच्चों कुछ इस तरीके से ही वेरी करता है कि यहाँ पर a0 है, यहाँ पर हमारा a0/2 हो जाएगा और यहाँ a0/4। तो a0/2 पे हाफ लाइफ हमारी t1 ये है, तो a0/4 पे कितना हो जाएगा 2t हाफ हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसकी बच्चों हाफ लाइफ ln2 या log2/λ होती है, और ए की वैल्यू अब जैसा आप जानते हैं λn होती है। तो ए की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हैं, n की जगह हमने n0 पुट किया तो n0 e⁻⁻λt हो जाता है। और a इक्वल टू आप फिर क्या हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने पर a इक्वल टू a0 e⁻⁻λt, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला था, ठीक है बच्चों। और एक चीज़ बच्चों याद रखें, जो एवरेज लाइफ होती है किसी भी न्यूक्लियस की वो होती है 1/λ। तो बच्चों इतनी सी बातें थी, पढ़ाई करते रहें। अगला टॉपिक हम